स्टार्ट कीजिए अपना प्रेजेंटेशन रूसो, उसके बारे में और भी जानकारी हो आप शेयर कीजिए। सर आवाज ठीक से आ रही है ना? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। हेलो। यस, आ रही है। स्टार्ट स्टार्ट कीजिए। ओके हाँ, ओके, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल हम रूसो और उनके फिलोसफिकल थॉट्स के बारे गुड में पढ़ रहे आफ्टरनून। थे। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो कल हमने रूसो की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, उनका बर्थ, उनकी फैमिली, स्कूल और स्टडी के बारे में। फिर उनके एजुकेशनल और फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में, जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि उनको आइडियलिस्टिक माना जा सकता है, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उनके विचार नेचुरलिज्म को भी प्रभावित करते हैं, उसकी ओर भी इशारा करते हैं। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और हर व्यक्ति इंडिपेंडेंटली पैदा होता है और वो वैसे ही अपनी लाइफ जीना चाहता है। फिर हमने मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक एंड देन एक्सियोलॉजी ऑफ एथिक्स के बारे में जाना था। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इन सब के बारे में रूसो के क्या विचार थे हमने जाने थे, जिसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि रूसो ने सबसे ज्यादा जो एम्फसाइज किया था वो उन्होंने लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं, इन पर दिया था कि बच्चा जो सबसे ज्यादा सीखता है वो अपने सेंसेस के थ्रू उनको ट्रेन करके और बाय एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीख सकता है। इसलिए बेस्ट पार्ट एजुकेशन का वही है जिससे आप बच्चे की जो सेंसिस ऑर्गन्स होती है उनको ट्रेन कर सके। हेलो। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है हेलो, कृपया। आपकी थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। की एजुकेशन के बारे में कहा था कि जो वुमेन होती है उसकी एजुकेशन हमें नहीं दिलानी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है वुमेन को एजुकेट करने की तो उसको केवल प्राइमरी एजुकेशन तक दिलाई देनी चाहिए और शुरुआत में लड़के और लड़कियों की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कोर्स है वो सेम होने चाहिए। लेकिन एक लेवल के बाद जो वुमेन होती है उनके एजुकेशन के लिए हमें होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को प्रेफर करना चाहिए और वुमेन को बाउंड करना चाहिए होम साइंस जैसे सब्जेक्ट तक। डिसिप्लिन के लिए उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिन जैसा जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चों को बाउंड करता है कहीं ना कहीं और आर्टिफिशियल नेचर की ओर लेकर जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चों का बाय बर्थ नेचर है हमको उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बच्चों को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर हमने इन्फ्लुएंस ऑफ रूसो, रूसो के जो भी विचार थे उनका क्या प्रभाव पड़ा था इसके बारे में पढ़ा था। इसमें मैंने बताया था कि रूसो के जो भी विचार थे वो उस समय की तत्कालीन जो समाज था उस समय की जो तत्कालीन संस्थाएं थी, विद्यालय थे या राज्य था, जो शासन वर्ग था उनके ऊपर जो जो वो लोग शासन कर रहे थे, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोअर कास्ट के लोगों को, इसकी वजह से ये उस समय के समाज से बहुत ज़्यादा भिन्न थे। तो उनकी जो भी विचारधाराएं थी उन्होंने अपनी विचारधाराओं को एकदम रिवॉल्यूशनरी तरीके से फैलाया, बहुत विद्रोही तरीके से उनके विचार जो है बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैले। लेकिन जितनी तेजी से उनके विचार फैले उतनी तेजी से वो कम भी हो गए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी भी स्टेट के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ एकदम से कोई भी चेंजेस लाना। लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ थॉट्स ऐसे प्रोवाइड किए जिनको हमेशा ही साइकोलॉजिकल बेसिस के रूप में हमारे एजुकेशन की एक नींव के रूप में माना जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो, यानी कि रूसो के जो भी एजुकेशनल थॉट्स थे उनका क्या इवेल्युएशन कर सकते हैं हम, क्या चीज़ें इनमें जो उन्होंने बताई उनको हम सही ठहरा सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम आज के दौर में शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। रूसो रूसो जो है अपने समय की जो एजुकेशन सिस्टम था उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि उस समय का जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो उस समय के पादरी वर्ग जो अपर क्लास थी उनके द्वारा चलता था, उनके द्वारा लोगों को एक्सप्रेस किया जाता था।
तो इसीलिए बेसिकली ये चाहते थे कि कोई भी स्टेट, कोई भी सोसाइटी या कोई भी पादरी वर्ग जो है वो किसी भी तरीके से एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस ना करे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे की एजुकेशन है उसको फ्रीली कंडक्ट करवाना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो नेचुरली डेवलप कर सके। हालांकि उन्होंने उस समय की सोसाइटी, रिलीजन और सिविलाइजेशन, कल्चर, स्टेट को चैलेंज किया था। इसीलिए उनके ये विचार जो रिवोल्यूशनरी थे बहुत तेजी से आए और उतनी ही तेजी के साथ चले भी गए। उनका स्लोगन जो है उनका बहुत फेमस था, कंप्लीट फ्रीडम। अगर आज के दौर में देखें तो इसका आज कोई भी मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुका है। क्योंकि अगर आप बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं तो कहीं ना कहीं आज के दौर में इससे बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बहुत विनाशकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। रूसो का टीचर के बारे में जो व्यू था वो भी आज बहुत ज़्यादा प्राचीन हो चुका है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज टीचर को आप सिर्फ एक हेल्पर के रूप में नहीं देख सकते हैं, एक ऐसा हेल्पर जो आपको एनवायरनमेंट के साथ सिर्फ बैलेंस करना सिखाए। आज टीचर की सिर्फ इतनी ही भूमिका नहीं है। आज के टीचर हमें गाइड करने के लिए भी टीचर की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना, सब्जेक्ट पढ़वाना टीचर का सिर्फ इतना ही रोल नहीं होता है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं एक टीचर की कंपनी में, सो दैट उसका और फर्दर डेवलपमेंट हो सके, उसका एथिकल, उसका मोरल डेवलपमेंट हो सके। तो कहीं ना कहीं टीचर के बारे में जो उनके विचार थे कि टीचर को सिर्फ एक हेल्पर के रूप में काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज के दौर में एब्सोल्यूट हो चुका है। देन इनके थॉट वुमेन एजुकेशन के बारे में वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि जो वुमेन है उनको पढ़ाया ना जा सके, या अगर आप पढ़ा भी रहे हो तो हायर एजुकेशन में उनको ना ले जा सके। क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर वुमेन जो है वो ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर चुकी होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने घर, उसकी जिम्मेदारियों, उसकी देख रेख से भागने लगेगी और कहीं ना कहीं उसे ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाएगी। इनके सिर्फ ये थॉट इसी बात पर डिपेंडेंट है क्योंकि इनको अपनी आंटी से इतना प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी शायद, और कहीं ना कहीं इन्हें उनकी आया से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके यहाँ काम करती थी। तो इनका ऐसा मानना था कि अगर औरतों को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो वो अपने घर और उसकी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से नहीं निभा पाएंगी। इसलिए इन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में जो भी विचार दिए वो आज के दौर में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं रहे। तो हमें कह सकते हैं कि रूसो का जो मॉडर्न एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन के जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें हम रूसो के विचारों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। रूसो के जो साइकोलॉजिकल थॉट्स थे जो एजुकेशन के बारे में, जैसे बच्चे को एजुकेशन, पूरे एजुकेशन सिस्टम का सेंटर मानना, जैसे बच्चे को लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस से थ्रू उसके एजुकेशन कंप्लीट करवाना, जैसे बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके उसके नए नए ज्ञान को प्राप्त करवाना। तो कहीं ना कहीं इनके जो साइकोलॉजिकल थॉट्स थे उन्होंने हमारी एजुकेशन में एक नींव की तरह कार्य किया है। तो इन्हें हम आप कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे आज की एजुकेशन में जो कि चाइल्ड सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब इतना जानने के बाद हम जानते हैं कि रूसो की एक बहुत फेमस बुक थी एमाइल। हम सबने बीएड के पाठ्यक्रम में एमाइल नामक बुक का जिक्र सुना है, उसके बारे में कुछ बहुत जानकारी भी हासिल की है। एमाइल एमाइल जो है एक ऐसे बच्चे के रूप में इन्होंने एक अपनी पुस्तक की रचना की जो कि फिक्शनल है। फिक्शनल कह सकते हैं कि मतलब वो अस्तित्व, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। वो वास्तविकता में एमाइल नाम का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक फिक्शनल बच्चे को क्रिएट करा एमाइल, और उसके बारे में एक बुक लिखी कि कैसे, उस बुक में इन्होंने लिखा कि कैसे स्टेज बाय स्टेज एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है और हमें उसे स्टेज बाय स्टेज कैसी कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो उन्होंने एमाइल को एक अनकरप्टेड पर्सन के रूप में सबके सामने जाहिर किया, एक ऐसा पर्सन जिस पर मॉडर्न सोसाइटी का कोई भी इन्फ्लुएंस ना रहा हो, एक ऐसा बच्चा जो बाय नेचर डेवलप हुआ हो, ग्रो हुआ हो और सोसाइटी का कहीं से भी कोई भी इन्फ्लुएंस उस पर ना रहा हो। इन्होंने अपनी बुक में ऐसे विचार रखे। एमाइल ने अपनी रूसो ने अपनी बुक एमाइल को 5 पार्ट्स में बांटा। ये कह सकते हैं कि एमाइल नामक जो बुक है वो 5 बुक्स के थ्रू डिवाइडेड है। सारी ही बुक्स में जो एमाइल नामक बच्चा है उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस को दिखाया गया है।
उन पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेजेस में उसकी कैसी कैसी एजुकेशन होती है, मतलब कैसी कैसी एजुकेशन दूसरों चाहते हैं कि होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा वो नेचुरली डेवलप कर पाए, उसके बारे में इन्होंने बताया है। जैसे अपनी बुक के पहले और दूसरे पार्ट में रूसो ने छोटे बच्चों के बारे में बताया है, लगभग 11 से 12 साल तक की एज तक के बच्चों को उसमें उन्होंने रखा है। उन्होंने बताया है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको हमें कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल छोटे छोटे जैसे जानवरों के बच्चे होते हैं वैसे पलने देना चाहिए। मतलब ये था, जानवरों का मतलब ये था कि मतलब उन पर कहीं भी कोई भी बाउंड्रीज न लगाई जाए, उनको बाहर खेलने दें, उनको अपने माता पिताओं का मान करने दें, उनको वो जैसे जीना चाहते हैं उन्हें जीने दें, और फिर अपने अपने सेंसेस को जो है वो धीरे धीरे इससे वो ट्रेन करेंगे, सेल्फ एक्सपीरियंस लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस होगा, ये जो इनके सेंसेस ट्रेंड हो जाएंगे, वो आगे आने वाली इस एजुकेशन में एक बहुत अच्छे टूल के रूप में वर्क करेंगे। फिर अपनी बुक थर्ड और फोर्थ में इन्होंने ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चा प्यूबर्टी एज की तरफ बढ़ने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा मेच्योर होने लगता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को कुछ स्किल बेस्ड चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, जिससे बच्चा अपने हैंड और ब्रेन में कोऑर्डिनेशन करना सीखे। जैसे कारपेंट्री हो गया, तो इससे क्या होगा, बच्चे की स्किल्स डेवलप होगी और बच्चा अपने ब्रेन में और अपने हाथ में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना सीख सकेगा। जैसे बच्चे को पेंटिंग्स वगैरह सिखा सकते हैं ताकि जो माइनर स्किल्स हैं उसकी वो भी डेवलप हो सके। फिर बुक नंबर 5 में इन्होंने बताया कि कैसे बच्चा जब एक अडल्टहुड की ओर बढ़ चुका होता है, जब उसमें बच्चे की एज लगभग 20 से 25 साल के आसपास होती है, जिसे एज ऑफ विजडम कहते हैं, उसमें बच्चे की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। इस स्टेज पर इन्होंने कहा कि बच्चे को थोड़ी बहुत रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन भी देनी चाहिए। अब रिलीजियस एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उस समय के जो पादरी या जो अपर क्लास वर्ग जिस तरह से एजुकेशन फैलाना चाहते थे, जिस तरह धर्म के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करना सिखाते लोगों को, वैसे एजुकेशन का इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। वो चाहते थे कि माता पिता के द्वारा या टीचर्स के द्वारा कुछ ऐसी रिलीजियस एजुकेशन दी जा सके जिससे बच्चा अपनी संस्कृतियों को जाने और कहीं ना कहीं उसका मोरल डेवलपमेंट हो सके, उसका एथिकल डेवलपमेंट हो सके। और क्योंकि बच्चा अब मेच्योर हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, तो उसको थोड़ी बहुत वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। तो रूसो की बुक 5 के बाद, जिसमें हमने एज ऑफ विजडम के बारे में जाना, इन्होंने ये भी बताया कि इसके आगे जो फर्दर एज आती है वो एज ऑफ हैप्पीनेस होती है। हालांकि ये फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, लेकिन इस स्टेज के बारे में इन्होंने अपने बुक में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कॉन्सेप्ट तो दिया, उन्होंने बताया तो कि हाँ इसके बाद एज ऑफ हैप्पीनेस नाम की एक और स्टेज आती है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फर्दर डिस्कशन नहीं किया, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी अपनी बुक में डिस्क्राइब नहीं किया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये रेफरेंसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं, और अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। ओके, आप लोग पूछ सकते हो और जो भी फीडबैक हो वो बता दीजिएगा। ओपन रहने दीजिए ना, 20 स्लाइड क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। हाँ, आप लोग पूछिएगा और फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज़। स्टार्ट कीजिए।
फीडबैक बताइएगा, आवाज़ तो आ रही होगी सभी को। सर आवाज आ रही है, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है तो क्या पूछे। फीडबैक बोल दीजिए, फीडबैक। सर इन्होंने बहुत क्लास में अच्छा पढ़ाया है और बहुत कम टाइम में, और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर किए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया ओके। कि इन्होंने अपने टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींचा हो, और कम टाइम में की पॉइंट इन्होंने बताया, बहुत सही पढ़ाया। ओके, गुड। और प्रीति मैम, आपने पॉजिटिव एजुकेशन और निगेटिव एजुकेशन के बारे में बात करी, ओके। एक बार फिर से बता दीजिएगा उसको। देखिए, रूसो ने एजुकेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट लाकर रखे थे सबके सामने। एक था नेगेटिव एजुकेशन, जिसे इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा कहा। दूसरा था पॉजिटिव एजुकेशन, जिसे इन्होंने सकारात्मक शिक्षा कहा। जो दौर उनके समय का था, उस समय क्या चल रहा था कि जो भी पूरा एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अपर क्लास के ऊपर निर्भर करता था, और अपर क्लास जो थी वो कहीं ना कहीं पादरियों के ऊपर डिपेंडेंट थी। जैसा जैसा पादरी कहते थे वैसा वैसा एजुकेशन का सिस्टम भी चलता था। तो होता क्या था, जो छोटे बच्चे होते थे उनको एडल्ट मानकर, मतलब वो मेच्योर नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो इनमेच्योर होते थे, लेकिन फिर भी उनको मेच्योर बच्चों की जैसी एजुकेशन दी जाती थी। मतलब उनका बेसिकली मेंटल लेवल इतना डेवलपमेंट नहीं हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी जाती थी, सो दैट आगे चलकर वो भी और ज़्यादा इस देश के अच्छे नागरिक बन सके। मतलब उनका जिस एज में उनको जो चीज़ें सिखानी चाहिए थी, जितना उनका मेंटल लेवल है, उससे ज़्यादा की चीज़ें सिखाई जा रही थी। तो इसको उन्होंने पॉजिटिव एजुकेशन कहा था। मतलब कि ये उस समय की चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों को पहले से एक अडल्ट मानकर एजुकेशन नहीं देना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन जब आप दे रहे हो तो पहले उन्हें एक्सपीरियंसेस करने दो, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ। इसे इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा कहा था। तो सुनने में ऐसा लगता है कि शायद निगेटिव एजुकेशन है, निगेटिव एजुकेशन कहीं ना कहीं गलत होगी, लेकिन इन्होंने जो निषेधात्मक शिक्षा का जो टर्म दिया, जो उसकी परिभाषा दी, उसके आधार पर अगर देखें तो निषेधात्मक शिक्षा सिर्फ इतनी सी है कि बच्चा जितना मेच्योर है आप उसको उस लेवल की एजुकेशन दीजिए। बच्चे को कहीं भी आप एडल्ट मानकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के चक्कर में उसको 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 बाउंड न करें, उसका बोझ न डालें। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब प्राइमरी एजुकेशन करवाई जाए तो बच्चे की नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू करवाई जाए, और जब बच्चा मेच्योर होने लगे तब आप उसको पॉजिटिव एजुकेशन दीजिए, यानी कि तब आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब बच्चा छोटा है तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उसको पहले एक्सपीरियंसेस करना चाहिए, वो पहले अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी? हाँ हाँ, सही, थैंक यू। प्रीति जी, मेरा सवाल है, हाँ प्रकृतिवाद जी, में रूसो का योगदान क्या था? प्रकृतिवाद में रूसो का योगदान। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रूसो सिर्फ प्रकृतिवादी थे, तो रूसो सिर्फ और सिर्फ प्रकृतिवादी तो नहीं थे, मैंने अपने पहले ही क्लास में बताया था। हालांकि रूसो बच्चों को फ्री छोड़ना चाहते थे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूसो प्रकृतिवादी थे। रूसो चाहते थे कि बच्चा बाय नेचर अपना ग्रोथमेंट करे, अपने डेवलपमेंट करे, मतलब सोसाइटी किसी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा बाउंड ना करे, उसका जो डेवलपमेंट हो वो नेचुरली होना चाहिए। प्लस अब क्योंकि आप फ्री पैदा होते हैं, आप फ्री अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि दूसरे लोग आप पर किसी भी तरीके से कोई इन्फोर्समेंट करें। आप अपनी लाइफ फ्री जीना चाहते हैं। एंड नेचर हम कह सकते हैं कि नेचर को उन्होंने दो फॉर्म में बताया था। एक ऐसी नेचर जो बाहर होती है, जो एक्सटर्नल होती है, जो मनुष्य के किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस से नहीं बनती है, तो हमें उस नेचर पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें उस हिसाब से भी प्रकृतिवादी होना चाहिए कि हम अपने नेचर का ख्याल रखें, हम नेचर से सीखने की कोशिश करें। सेकंड नेचर जो उन्होंने टर्म दिया वो अपनी पर्सनल नेचर के लिए दिया, जो हमें इनहेरेंट मिलती है, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, यानी कि हमारी प्रकृति। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग भी काम करें, आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग जिंदगी जिए। जैसे आपकी मनुष्य की प्रकृति होती है प्यार करना, प्यार देना, लोगों से प्यार की इच्छा करना, लेकिन सोसाइटी कहीं ना कहीं उसको गलत चीज़ें सिखाती है, जैसे झूठ बोलना हो गया, धोखा देना हो गया। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी नेचर के अकॉर्डिंग काम करें और अपनी नेचर का ध्यान भी रखें।
तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो नेचुरलिस्ट थे और कहीं न कहीं इस तरीके से ये प्रकृतिवादिता में आते थे। हाँ ओके, और कुछ? यस सर। हाँ, पूछना है बताना हो। सर आवाज आ रही? हाँ बोलिए। प्रीति, क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसा कि बच्चों के ऊपर बात करें तो बच्चों के ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जिस पर भारतीय जो दार्शनिक है उन्होंने बात ना की हो, जैसा कि आप प्रकृतिवाद की बात करते हैं या फिर बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए या उनका पूरा सीखने के लिए पूरी छूट देना चाहिए। तो इस एस्पेक्ट से देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जितने भी दार्शनिक है बहुत अच्छे हैं और सभी ने अपने अपने विचार दिए, तो रूसों को हम क्यों पढ़ें, उनकी क्या जरूरत? रूसो को हम क्यों पढ़ें? विचार तो वही है देखिए, ना। रूसो के एजुकेशनल थॉट्स आज के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किए हैं। उनके जो एजुकेशनल थॉट्स थे, जो साइकोलॉजिकल बेसिस पे डिपेंड करते थे, वो आज कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन की नींव बने हुए हैं। जैसे बच्चों को एजुकेशन का सेंटर समझना, जैसे बच्चों को लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस के थ्रू एजुकेशन दिलाना, जैसे बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू एजुकेशन दिलाना। तो हम ज़रूरी ये नहीं, अब आप किसी सुंदर के बारे में पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ तो नहीं देखोगे, अब उसकी बुराइयाँ भी तो देखोगे। हम लोगों ने गिज्जू भाई को पढ़ा है ना, जी हाँ वो ये एस्पेक्ट है जिससे गिज्जू भाई ने बात ना की हो बच्चों के लिए। लेकिन गिज्जू भाई से बेहतर हम लोग रूसों को पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आप अपने भारतीय दार्शनिकों को समझे, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारतीयों की मतलब भारतीय दार्शनिकों में क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, ये आप तभी जानोगे ना जब आप उनको दूसरों से कंपेयर करोगे। कोई भी चीज़ अच्छी कब लगती है? जब दूसरी चीज़ उससे कम अच्छी होती है, तब वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए कंपैरिजन हर केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इंडिया के अंदर तक नहीं रहना है। हम किसी भी चीज़ में सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रह सकते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, हम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रह सकते। हमें ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो फॉरेन थिंकर्स हैं उनके बारे में भी जानें। आप ये पढ़े हो, गिज्जू भाई पढ़े थे जब टॉपिक को, तो गिज्जू भाई आप लोगों ने देखा था उनका सब जन्म काल किस समय था और रूसों का जन्म काल आप लोगों ने देखा। ये आप देखिए गिज्जू भाई किन दार्शनिकों के समर्थक जो थे। आप लोगों ने जाना था कि कितने दार्शनिकों के वो समर्थक है, जिनमें एक नाम रूसों का भी आता था। उनसे भी प्रभावित है, समर्थक बात नहीं करते, प्रभावित थे, जिनमें एक नाम रूसों का भी आता है। ठीक है, तो मीन्स रूसों ने जो भी अपने विचार दिए थे तो गिज्जू भाई वहाँ से प्रभावित थे और वही चीज़ें डेवलप करने की कोशिश अपने विद्यालय बाल मंदिर में करने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि जब हम दूसरी कहीं से चीज़ों को पढ़ेंगे और उसका इवेल्युएशन करेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन सा बेटर साबित हो सकता है, तभी हम उन चीज़ों को अपने विद्यार्थियों में या अपने राष्ट्र को डेवलप की ओर आगे ले जाएंगे, है ना। इसलिए हमें रूसों को या कोई भी दार्शनिक है, इन सबको पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम रूसों को ना पढ़ें और गिज्जू भाई अगर अच्छे हैं तो उनको भी पढ़ें, या जय कृष्णमूर्ति हैं, एनीवन कोई भी हो। रूसों का भी जितना स्थान है उतना स्थान किसी अन्य दार्शनिक का भी है। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे तत्व बाहर से, विदेशों से लिए गए, लेकिन उनको एज इट इज नहीं उठा लिया गया। उनको लिया गया, फिर अपने इंडिया में, अपने देश में उनको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया, तब अपने यहाँ लाकर अपने संविधान में लाया गया। वैसे ही अगर हम प्रीति मैम, हम लोग सबसे ज्यादा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या फॉरेन का? जी, हमारा
हमारा 50+% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, लेकिन बहुत सारा परसेंटेज का जो हिस्सा है वो हम फॉरेन वाला भी अपने यहाँ पर लेकर आए हैं और उसको मॉडिफिकेशन करके अपने यहाँ पे इम्प्लीफाई किया है। लेकिन पढ़ते तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि फॉरेन का। पढ़ते थे एक इंफॉर्मेशन, लेकिन हम लोग नॉलेज के तौर पर कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं 60 देशों से गृहीत संविधान है। वही तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि भारतीय भी ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी विचारधारा अपनी अपनी अलग अलग दी हैं, और हम लोगों को उनके विचारों से प्रभावित हैं, वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन हम लोग देखें तो ऐसी मेंटलिटी समझो या चीज़ें लोग कहते हैं कि जो हम लोग दार्शनिक विचारधारा यूरोप की ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कहते हैं ना। ये चीज़ मैं पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। अब जैसे हमारे हिंदी और विदेशों की इंग्लिश की बात करें तो हमारी हिंदी इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड नहीं है जितनी इंग्लिश है, इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है। वैसे ही जो जो यूरोपियन जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। सब जानते हैं जब क्रांति हुई थी, जब औपनिवेशिक क्रांति हुई थी, तो सबसे पहले यूरोपियन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो बेसिकली जो उनके थिंकिंग थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो है स्प्रेड हुए थे, इतना हमारे इंडियन के नहीं हुए थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक। हाँ, और बहुत बताइए, बोलिए। बाकी आपने अच्छा पढ़ाया है, हाँ। बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे के ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास किया, अच्छा कंटेंट भी था। गुड। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा या जिसको कुछ भी जानकारी हो वो शेयर कर सकता है। अब किसी को कोई कमी लगी हो तो प्लीज बता दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ राजेश। एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए आप। हाँ, इवेलुएशन। प्रीति आप मूल्यांकन कर दीजिएगा रूसो के कुछ पॉइंट्स के, फिर मैं भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके सर। जब हम इवेल्युएशन करते हैं किसी के थॉट्स का, तो हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं। तो दैट इवेल्युएशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना, क्या क्वालिटीज़ थी और क्या कमियाँ थी, क्या खामियाँ थी, इनके बारे में जानना। तो अगर इनके इवेल्युएशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूसो के विचार थे वो कहीं ना कहीं तत्कालीन समय, तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ग्रो हुए थे, उसके आधार पर जो है विस्तृत हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो उस समय की चर्च व्यवस्था, पादरियों की व्यवस्था और अपने एजुकेशन सिस्टम, स्टेट की व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा ही क्रोधित थे, क्योंकि उस समय लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। तो उनके जो भी एजुकेशनल थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं उस समय की एजुकेशन के हिसाब से, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थे, जो आज के दौर पर बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं बैठते हैं। हालांकि कुछ थॉट्स ऐसे भी हैं जो आज भी मान्य है, सर्वमान्य है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम उनके कुछ नेगेटिव विचारों की ओर आपको लेकर जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो उनका विचार था कंप्लीट फ्रीडम का, कि बच्चों को आप पूरी तरीके से फ्री छोड़ दीजिए, वो आज बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुका है। क्योंकि उस समय उन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जहाँ स्कूलों में बच्चों पर पनिशमेंट डाली जा रही थी, जहाँ बच्चे पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा था, छोटे बच्चों को अडल्ट समझकर उनके लेवल से ज़्यादा का ज्ञान उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था। तो उस समय ये चाहते थे कि बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दी जाए एजुकेशन से भी। लेकिन आज के दौर पे ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। आज हम बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है बच्चा कोई गलत कदम उठा ले। क्योंकि आज की एजुकेशन बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी इन्हेंसमेंट का भी कार्य करती है।
आज अगर हम बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं तो हो सकता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सके, बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ सामने आ जाए। सेकेंडली, अगर उनके निगेटिव थॉट्स की बस ओके, थैंक यू मैम। हाँ, ओके ओके। और ये बताना चाहेंगे जैसे रूसो के जो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो निगेटिव में इनका नकारात्मक मूल्यांकन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। जैसे इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए थे, वो शिक्षा के उद्देश्य के कौन से थे? जैसे शारीरिक विकास था, इंद्रिय प्रशिक्षण था, बौद्धिक विकास जैसे थी, भावात्मक विकास, जीने की कला, और भी स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे कई सारे उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किए थे। लेकिन इनके इन उद्देश्यों के आधार पर कई सारे दोष इनके डेवलप हो सकते हैं। जैसे ये इनके जो उद्देश्य से हम इनके उद्देश्य पर संपूर्ण शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर सकते। पहले ये एक शिक्षा के जैसे इन्होंने उद्देश्य डेवलप किए, इन्होंने क्या किया था, 4 स्तरों में शिक्षा के पाठ्यक्रम को, शिक्षा के उद्देश्य को डिवाइड किया था। शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में डिवाइड किया था। और हर एक स्तर पर हर एक ही उद्देश्य की इन्होंने प्राप्ति की और अग्रसर किया। मीन्स जैसे शैशव काल में हुआ तो बच्चों को हम केवल खेलने कूदने के लिए या उनके शारीरिक विकास के लिए ही ध्यान दिया जाए। बाल्यावस्था पर भी ऐसे ही शारीरिक विकास, खेलने कूदने, दौड़ने जैसे और भी अवसर इनको दिया जाए। और इसके साथ में किशोरावस्था पे शारीरिक एवं मानसिक विकास की बात की है। लेकिन ये हमारा जैसे इन्होंने दिया है, रूसो ने शिक्षा के एक स्तर पर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति पर ही बल दिया था, जबकि हमारी शिक्षा का क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में निरंतर सहायक होती है। मीन्स जैसे शारीरिक विकास है तो शारीरिक विकास ऐसा नहीं कि शैशवावस्था या बाल्यावस्था में ही प्राप्ति करने के बाद में किशोरावस्था या आगे की अवस्था में इसको ना प्राप्त किया जाए, युवावस्था में। मतलब ये सारी चीज़ें हैं शुरुआत से लेकर, मीन्स निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं जो और भी उद्देश्य हैं। और इसके बाद में ये मनुष्य को क्या मानते थे कि जन्म से ही सरल और शुद्ध मानते थे और उसके प्राकृतिक विकास पर ही बल देते थे, जबकि वास्तविकता ये होती है कि मनुष्य जन्म से क्या होता है, एक उच्च पशु मात्र माना जाता है। और मनुष्य बनने के लिए उसके लिए मनुष्य, जैसे आप लोगों को बताया, अगर मनुष्य है, अगर उसको किसी जंगल में या कहीं भी आप छोड़ दो अकेले तो उसका विकास नहीं हो सकता है। उसको विकास करने के लिए समाज में आना चाहिए, इसलिए सामाजिक विकास की भी आवश्यकता होगी। ये इनका एक बहुत बड़ा दोष भी है रूसो का, जो इन्होंने सामाजिक विकास से बच्चों को दूर रखने की बात कही है कि प्रकृति में ही इनको छोड़ दो। और उसके बाद में इनका सांस्कृतिक विकास की भी बात इन्होंने नहीं की है, जबकि ये सारी चीज़ें किसी मनुष्य को एक उच्च स्तर तक ले जाने से सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता होगी। और इनका ये एक दोष है कि इन्होंने शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं दी, ये उद्देश्य में निर्धारित ही नहीं किए। शासन तंत्र जैसे है, नागरिकता के उद्देश्य ये भी नहीं इन्होंने दिया। और जबकि ये आज के दौर में इन सब की हमारे यहाँ बहुत बड़ी मांग है कि नागरिक विकास होना चाहिए, शासन तंत्र जैसे विकास होना चाहिए। और भी इनका दोष है, इन्होंने बताया है कि इन्होंने नहीं बताया, इनकी बात नहीं की है कि मनुष्य के नैतिक और चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास जैसे उद्देश्यों को कोई भी स्थान अपनी शिक्षा में नहीं दिया है। जबकि आज लोग वर्तमान में क्या है कि बहुत से लोग हैं जो भौतिक सुख देख रहे हैं आसपास, उन सब से ऊब चुके हैं और लगभग सब चाहते हैं कि वास्तविक सुख और शांति की खोज करें, मीन्स आध्यात्मिकता में जाएं, नैतिक और चारित्रिक विकास हो। तो कह सकते हैं कि जो शिक्षा हमारी होनी चाहिए वर्तमान में, प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों पर समान बल देते हुए हमारे शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। और भी इनके जो इन्होंने पाठ्यक्रम में जैसे बताया है कि एक और तो इन्होंने ये कहते हैं कि समाज, धर्म, नीति, इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। और इनकी जो पुस्तक है एमिल, उस पुस्तक में इन्होंने नीति, धर्म एवं सामाजिकता की शिक्षा देने का विधान किया है।
ये इनका विरोधाभास ही है। मीन्स पुस्तक में, अपनी एमिल की पुस्तक में तो ये एमिल जो इनका नायक है उसको नीति, धर्म और सामाजिकता की शिक्षा देने के पक्षधर थे, और जबकि अन्य और समाज में देखते हैं इन्होंने समाज, धर्म और नीति इन सब का विरोध किया। ये इनका विरोधाभास है, ये इनके दोष के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना ही अब रखते हैं। और बताइए आप लोग क्या पूछना या बताना चाहते हो? सर मेरा प्रश्न एक और सर प्रतिमान है कि जब रूसो जो है समान विचारधारा का था, पुरुष और महिलाओं को समान दृष्टि से देखता था, तो महिलाओं के प्रति उनकी निगेटिव विचारधारा क्यों आई? हाँ सर मैंने रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन भी है। हाँ, पहले बता लेने दीजिए। मैं आप पूछ लीजिए। मिला के बता दीजिएगा। हाँ, रूसो सॉरी प्रीति आप बताइए, रूसो ने स्त्री शिक्षा के प्रति जो विचार आए वो कहाँ से? फिर मैं एक साथ बता देती दोनों का विचार। मेरा क्वेश्चन है कि रूसो के समय में स्त्रियों की ऐसी मतलब क्या कंडीशन थी कि वो मतलब सिर्फ अपनी आंट से इंस्पायर्ड हो गए? मतलब क्या उस समय ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपना घर भी संभाल रही हो अच्छे से होगी? देखिए होता क्या है कि जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है, आप अपने माँ बाप, अपने नेबर तक बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपके नेबरहुड के बाहर क्या चल रहा है उसका आपकी पर्सनल लाइफ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और उनके लाइफ में जो पर्सनली उन्होंने जो कुछ फील किया उस समय के लिए एक तरीके से विक्टिम माने जाते थे, उनको विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो फील किया, ये इनका नेगेटिव पॉइंट भी है कि उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ में फील किया, उन्होंने उनको ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें एक पढ़ी लिखी महिला से इतना प्यार, इतना लगाव नहीं मिला, इसलिए इनको ऐसा लगता था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं तो वो अपने परिवार, अपने बच्चों की इतनी देखरेख नहीं कर पाती। और क्योंकि इनको इनकी आया ने इतना ज़्यादा प्रेम दिया, इतना ज़्यादा इनकी देखरेख करी, तो कहीं ना कहीं जब आप बच्चे होते हो ना, तो आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो, जो भी चीज़ें देखते हो, वो आपके दिमाग में बहुत गहरी असर हो जाती है, जो आप बड़े होने के बाद भी जिन चीज़ों को भूल नहीं पाते। जब एक छोटे बच्चे को अगर कोई उसकी सौतेली माँ प्रताड़ित करती है तो वो बड़ा होने के बाद भी औरतों से ज़्यादा प्रेम नहीं कर पाता है, वो औरतों से कहीं ना कहीं बिल्कुल बिखरा हुआ सा रहता है। तो जब बचपन में इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर इनके दिमाग में इतना गहरा असर हो चुकी थी कि इन्होंने ये मान लिया था कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने परिवार या अपने फैमिलीज को इतना ज़्यादा प्यार नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये चाहते थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए कुछ कहा नहीं, ये चाहते थे कि प्राइमरी तौर पर जो वुमेन और जो मेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, उनकी एजुकेशन सेम रखें, क्योंकि जो उनका एक बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद जो आदमियों की एजुकेशन है और जो औरतों की एजुकेशन है वो अलग होनी चाहिए। औरतों को होम साइंसेज जैसी चीज़ें सिखाएं ताकि वो अपना घर परिवार बेहतर चला सके। ये कहीं भी औरतों को बाहर जॉब करने या बाहर मतलब एजुकेशन के थ्रू ज़्यादा डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखना चाहते थे, ये कह सकते थे, क्योंकि इनका ऐसा विचार था कि शायद महिलाएं घर की जिम्मेदारियों को इतने अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाएंगी। इन्होंने विवाह भी रूसो ने अपना विवाह भी एक दासी के साथ ही किया था। हाँ, बचपन से ही जो उन्होंने महसूस किया था उसी बेस पर इन्होंने स्त्रियों के प्रति अपना विचार निगेटिव के रूप में रखा। जो पढ़ी लिखी स्त्रियां थी, जो पढ़ी लिखी जिस प्रकार से काम कर रही थी, और भी इन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ कहा है, और ये सारी चीज़ें उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने जैसा भी स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा, वैसे ही अपने विचार इन्होंने दिए। ठीक है, ओके। और कोई बताना चाहेगा, पूछना चाहेगा? नहीं तो कुछ चीज़ें और भी बता दूँगा। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके प्रीति, जो आपकी पीपीटी आपने बनाई है, क्रिएट की है,
हाँ, उसमें आपने सीक्वेंस नहीं रखा है। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे हमारा किसी भी दार्शनिक के चिंतन धारा को पढ़ते हैं, एजुकेशनल थाट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है शिक्षा का संप्रत्यय, एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव बना लिए। अब ऑब्जेक्टिव के बेस पर जो भी हम उद्देश्य बनाए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम अपनी पाठचर्या को निर्माण करते हैं, और पाठचर्या को किस प्रकार से किसी दूसरे लोगों के पहुंचाना है, इसके लिए हमें मेथड डेवलप करना, मीन्स उसकी शिक्षण विधियां बनानी होंगी। और मेथड के साथ में हमें जो भी जिस सिचुएशन में, जिस लोकेशन में हमें बताना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए अनुशासन होना चाहिए। अब उन चीज़ों को बताएगा कौन, इसके लिए शिक्षक की आवश्यकता होगी, और किसको बताना है, इसके लिए शिक्षार्थी की आवश्यकता होगी। और फिर हमें एक स्थान चाहिए जिसके लिए हमने नाम रख दिया विद्यालय। ऐसे ही एक पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को पहले रख दिया, फिर कैरिकुलम को दिया, फिर एम्स ऑफ एजुकेशन को बोला, ठीक है, और फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग को बताया। तो इसको एक क्रम से सेट कर लीजिएगा, फिर आप सबमिट कीजिएगा इस पीपीटी को। और जो भी पीडीएफ आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर लेंगे, तब उस समय उसमें भी यही काम कर लीजिएगा। ओके ओके, तो फिर डोंट वरी, मीन्स पीपीटी में आप सबमिट कर सकते। ऐसे हेडिंग मिली ना, तो मैं ऐसे ही लिखती चली गई। हाँ, नहीं, ये एक प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं एक क्रम हो, एक सिस्टमेटिक रूप से हो जाएगा तो आपको बेहतर रहेगा ये, और सभी के लिए भी यही। एम्स ऑफ एजुकेशन के बाद में करिकुलम रखूँ? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, फिर एम्स ऑफ एजुकेशन, देन कैरिकुलम। और आपने जो एमिल पुस्तक है, आपने उसका नाम आप उच्चारित कर रहे थे, एमाइल कर रही थी, जबकि बहुत से बुक्स में या कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है, एमिल नाम के पुस्तक को पढ़ा है हम लोगों ने उसको। सर एक्चुअली मैंने भी देखा था, पर जब हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके लिखा गया तो उसको एमिल लिखा गया। हाँ। लेकिन जब आप मतलब वेस्टर्न लोगों को सुनोगे या इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सुनोगे तो वो एमाइल बोलते हैं। ओके, मैंने क्योंकि इंग्लिश में लिखा था इसलिए मैं एमाइल बोल रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। और आपने जो एमाइल या एमिल पुस्तक को डिवाइड किया है 5 भागों में आपने डिवाइड किया है कि 5 पुस्तक इसकी हैं, लेकिन कई जगह लेकिन कई जगह हमने इसमें देखा है कि एमिल जो पुस्तक है उसको 5 अध्यायों में डेवलप किया गया है। ये एक उपन्यास शैली में लिखी गई पुस्तक है एमिल उपन्यास, और इसमें जैसे उपन्यास में इसमें अध्याय डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया इस एमिल पुस्तक को, जिनमें से पहले 4 भागों में एमिल के शिक्षा के बारे में बताया, जिसमें शिक्षा के एमिल को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, उसकी पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ और उसका अनुशासन से शिक्षा आदि के बारे में बताया गया है। और जबकि 5वें भाग है, उस 5वें भाग में जो एमिल की नायिका, भावी नायिका कौन है, उसकी पत्नी सोफिया, उसकी शिक्षा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो 5वें भाग में है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि एमिल की 5 भागे पुस्तक हैं। ये आप इसका अगर कहीं से भी मिला है तो इसका सोर्स सेंड कीजिएगा। और उसके बाद में कुछ बुक्स आपको और भी बता देनी चाहिए थी। जैसे बुक्स का आपने केवल एमिल बुक्स से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बताया, अच्छा किया। और कुछ बुक्स को आप नाम ले देना चाहिए था, एक स्लाइड में आ जाते। जैसे इनकी बुक्स थी 1750 में, इनकी एक बुक्स थी द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, और इनकी एक और बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट बुक, बहुत ही अच्छी बुक्स थी 1761 में इनकी एक बुक थी द न्यू हेलायस, जिसमें इन्होंने गृह शिक्षा के बारे में बात की है। और एक इनकी और भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक थी जो 1762 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और 1762 में ही एमिल पुस्तक का भी प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इनको भी आपको बताना चाहिए था। और भी इनकी पुस्तक थी 1755 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन, ये पुस्तक थी। और एक पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी,
और इनको एक निबंध इन्होंने लिखा था 1750 में, डिस्कोर्स ऑन दी साइंसेज एंड आर्ट्स। इस पर इनको पुरस्कृत भी किया गया था सन 1750 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को आपको थोड़ी सी और बता देनी चाहिए थी। बाकी आपने जितना भी बताया काफ़ी कम शब्दों में, काफ़ी शॉर्ट में, और सारी चीज़ें मीन्स आपने बता दी, तो ये काफ़ी अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। नहीं किया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि एमिल पुस्तक में जो इनकी 5वें अध्याय में नायिका का जिक्र है, वो सोफिया नाम की नायिका है, जिसके नायिका सोफिया के लिए शिक्षा की बात इनकी की गई है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है सर। हाँ, ओके।